बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत हुई, जिसमें फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे लोगों को डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान का साथ ना दें। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिब आज कहती हैं कि मुल्क की तबाही का जिम्मेदार 5 का टोला है। समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वेलकम जी आपको। सर, अहम डेवलपमेंट से दिन भर की आज एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जो आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई है, इसमें फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब जेल भरो तहरीक भी जो है वो इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है। देखिए, गुजरी नशिस्त में ये बात हुई थी कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। यानी बिल्कुल ऐसे है कि 9 अप्रैल की तारीख अनाउंस कर दी है सदर मुमलिकत ने, और समाअत लंबी चलेगी तो फिर उसके नतीजे में कब फैसला आएगा, अप्रैल के पहले हफ्ते में आएगा तो कितने दिन रह जाएंगे। तो ये बात कल हुई थी। जी। तो उसके बाद जो है वो, और ये कब इलेक्शन कमीशन जाएगा, कब पिटीशनें जाएंगी, कब अदालतें बनेंगी, क्या होगा। तो अदालत ने सुमोटो ले लिया। ये हमारी नशिस्त के बाद कल मतलब खुद जाहिर है कि ये नहीं कि हमने बात की थी, लेकिन एक उन्होंने इसके ऊपर अज़खुद नोटिस ले लिया। जी। और अज़खुद नोटिस ले लिया और 9 रुकनी बेंच उन्होंने बना दिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिनके इख्तियार है। और 3 सवालात उन्होंने सामने रख दिए। ठीक है कि 3 सवालात, 9 रुकनी बेंच बनाया और उस 9 रुकनी बेंच पे इतराज़ उठा फौरन ही। बेंच बनने के बाद 2 इंतहाई मोहतरम जज साहिबान जो हैं उनके ऊपर इतराज़ उठा, जस्टिस एजाजुल हसन साहब पे और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पे, मुस्लिम लीग नून की तरफ से। पहले ही हुआ कि हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन मसला ये है कि यहाँ बाइकआउट आप नहीं कर सकते, अदालती कार्रवाई का बाइकआउट नहीं कर सकते। अगर अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे मतलब अदालत अपना फैसला सुनाएगी, जी। और ये एक बहुत ही मतलब ये गलत फैसला होता है कि अगर आप अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करें। एक कत्ल का मुकदमा चल रहा है और जिस पे इल्ज़ाम है कातिल होने का, फ़र्ज़ करें कि वो कहे कि मैं अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करता हूँ, तो उसकी फांसी की सज़ा हो जाएगी उसकी, चाहे वकील जाए या ना जाए, अदालत फिर उसको सुनेगी नहीं, दलाइल नहीं। तो मिसाल के तौर पे आज उन्होंने कहा कि सब पार्टियों की राय सुननी चाहिए, तो आप उसको बाइकआउट नहीं कर सकते। जी। तो पार्टियां जाएंगी, अपनी राय देगी, मुस्लिम लीग नून नवाज जाएगी, पीपल्स पार्टी, बाकी पार्टियां, ये हो सकता है इस तरह से हो आगे जाके। लेकिन 2 जज साहबान पे एतराज़ उठ गए और 3 सवालात उनके सामने रखे गए। यानी अदालत ने कहा कि हम 3 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए खुद नोटिस ले रहे हैं। पहला सवाल ये कि केस की समाअत के दौरान देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका काम है। पाकिस्तान का आइन 1973 का आइन, जी। जिसमें जो पार्लिमानी जमहूरियत है, जिसमें हर मुकर्ररा मुद्दत के बाद इलेक्शंस होते हैं, 1973, 1983, 2003, 2013 और 2023 में जाके ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने का इख्तियार किसके पास है। जी। ये हमारा आईन पाकिस्तान है। दुनिया के किसी मुल्क में यह सवाल कभी नहीं उठा होगा जहां पे पार्लिमानी जमहूरियतें और कई इलेक्शंस हो चुके हैं कि इलेक्शन करवाना किसकी जिम्मेदारी है, ये किसको इख्तियार है। तो ये पाकिस्तान में सवाल उठ रहा है। और ना वो कह रहे हैं गवर्नर करेगा, वो कह रहे हैं वो करेगा, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन करेगा, ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं पता कि इस मुल्क में इलेक्शन किसने करवाने हैं। तो आखिरी जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी इतराज़ात उठ गए इस बेंच के ऊपर। उसके बाद दूसरा सवाल यह है कि इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी किसने, यानी पहले तो हो गया ना कि तारीख देना किसका काम है। यानी सदर ने तारीख दे दी थी, तो क्या सदर तारीख देंगे या सदर तारीख नहीं दे सकते, यह पहला सवाल हो गया। दूसरा, आईनी जिम्मेदारी, इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, यानी यह सवाल जाता है इलेक्शन कमीशन के पास और इंतजामिया के पास। और तीसरा सवाल यह है कि इस हवाले से सूबों और फेडरेशन की आईनी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है। ये 3 सवालात उठ गए और इनके ऊपर आज समाअत हुई और अदालत में माहौल तल्ख था, इंतहाई तल्ख था। और ये भी ऐसा भी हुआ कि बेंच में मौजूद
दो इंतहाई मोहतरम जज साहिबान ने खुद बेंच के ऊपर ही इतराज कर दिया। ठीक। और उन्होंने वो जो 3 सवालात थे, ये मुझे हातिम ताई की कहानी क्यों याद आ रही है, हातिम ताई के सवालात, ठीक है, अक्सर हम डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन फिर वही 3 सवाल उधर से थे, तो 3 सवालात फिर समात के दौरान उठ गए। सही। और जब ये सवालात उठा रहे थे मुख्तलिफ जज साहिबान, तो वो कमरा अदालत का मंजर ये था कि वो बात काट रहे थे। यानी इस तरह का माहौल था कि चीफ जस्टिस साहब या एक जज साहब बात कर रहे हैं तो दूसरे जज साहब ने उनकी बात काट के बीच में बात की कि इस मुझे ये आप ये सुने। ये नहीं था कि मतलब एक अजब सा माहौल था सुप्रीम कोर्ट का, और एक दूसरे की बात को रोक के बात की जा रही थी। और 3 सवालात नए खड़े हो गए। पहला सवाल तो ये खड़ा हुआ कि क्या ये अज खुद नोटिस बनता था इस वक्त। ये जस्टिस जमाल खान मंदोकेल साहब ने पॉइंट उठाया कि क्या इसके ऊपर अज खुद नोटिस बनता था, क्योंकि ये तो उन्होंने कहा कि 2 जज साहिबान की जो नोट्स हैं, एजाजुल एहसन साहब के और मुजाहिर नकवी साहब के, उनके नोट्स के ऊपर ये अज खुद नोटिस लिया। ये कौन से नोट, ये वो जो गुलाम मोहम्मद डोगर की एक ऑडियो आई थी जिसके ऊपर वो सारा हुआ मामला, तो वो मतलब उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अज खुद नोटिस आपने क्यों लिया, क्या इसके अज खुद नोटिस बनता था। अच्छा, लेकिन नोटिस तो ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है मुनासिब समझ के। अच्छा, क्या असेंबली की तहलील जरूरी थी, और क्या सूरत हाल ऐसी थी, यानी असेंबली की तहलील जरूरी थी, यानी इसका मतलब ये है कि वो ये पॉइंट बता रहे हैं कि मतलब क्योंकि हमें हमारे सामने गालिबन ये वो नुकता है कि जहां परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि असेंबली नहीं टूटनी चाहिए, कुछ अराकीन मेरे साथ हैं, वो इस्लामाबाद आए हैं, उनकी मुलाकात हुई है, फिर वापस गए कि असेंबली को रहना चाहिए। तो यहां पर यह सवाल उठा है कि क्या असेंबली की तहलील ज़रूरी थी। और फिर तीसरा इसके साथ ही ज़िमनी सवाल उठ गया कि क्या किसी एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर असेंबली को तोड़ा जा सकता है। यानी इमरान खान साहब चूंकि इंसिस्ट कर रहे थे, तो इसलिए असेंबली जो है वो टूट गई। और जो है वो फिर उसके बाद एक ऑडियो भी आई परवेज इलाही साहब की मुबैना तौर पे, जिसमें वो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी जो है मुसाब के बारे में कि उनको पहले कर लेते तो असेंबलियां बच जाती हैं और वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि अब ऑप्शंस क्या हैं। पहली बात तो मरीम नवाज साहिबा ने उसके बाद खिताब किया और उन्होंने 2 जज साहिबान के बारे में उन्होंने खुल के उनके बारे में उनका नाम लिया, और उन्होंने कहा कि ये जनरल फैज़ की बाक़ियात है जी। सवाल यह है कि जनरल फैज़ जो हैं उनकी कितनी बाक़ियात इस मुल्क में हैं। मतलब क्या ज़माने कबले जनरल फैज़ इस मुल्क में अमन, चैन और सुकून था। भाई जनरल फैज़ ने ये अगर मतलब ये मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, अगर इस पूरे रौले रप्पे में जो अदालतों में हुए हैं फैसले जो भी हैं, लेकिन 2 शख्सियात ने प्रॉपरली उसमें सफ़र किया है, सफ़र किया है 2 जज साहिबान ने, जिनका नाम पाकिस्तान की अदालती तारीख में, ये आप छोड़ देंगे इस वक्त क्या हो रहा है, 7 से 8, 9 से 10, 10 से 12 की खबरें छोड़ें, 2 जज साहिबान ऐसे हैं जिन्होंने हकीकतन बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त की है। जिनमें से एक का नाम है जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। और ये बात बच्चे को पता है कि जब उन्होंने बात वहां पे की, खिताब किया बार में, अब वो कह रहे हैं कि जनरल फैज़ ने आके मुझ पर दबाव डाला था। ये एक शख्स को पता है। सवाल ये है कि कितनी अदालतें, कितनी बार काउंसिलें और कितनी बार एसोसिएशंस उस वक्त जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के साथ जाके खड़े हुए। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1। और आज जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के साथ कितने लोग, मतलब मैंने कहा तारीख में तो नाम लिखवा गए ना, वो अपना उन्होंने प्रेशर नहीं लिया जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने। लेकिन सवाल यह है कि एक और दूसरे जस्टिस फायज ईसा साहब प्रॉपर कहते हैं, यानी जिनकी फैमिली, जिनकी अहलिया आ रही हैं, जिनको बिल्कुल अदालत के अंदर उनको बुलाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये 2 जज साहिबान ने बताया। तो जब ये फायज ईसा साहब का मामला आया तो उस वक्त तो चले एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि जी फायज ईसा साहब के बारे में एक खुल के बात आ गई कि जो उनका फैसला था
एक फैजाबाद धरने के हवाले से, और उसमें जनरल फैज का नाम था। लेकिन जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के वक्त पे जो है वो ये मामला नहीं उठाया किसी ने। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ही बात है। और मीडिया पर तो पाबंदियां थी, लेकिन अदालतें और जो बार एसोसिएशन उस वक्त की और बार काउंसिल उस वक्त की, उनको ये मामला उठा लेना चाहिए था। ठीक। सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ना कहीं तो सोशल मीडिया पे उठा, लेकिन इन्होंने सफर किया और हम जानते हैं कि मुदाखलत हुई थी, हर कोई जानता है, इस पर कोई दो आ रहा नहीं। अब आ जाएं कि अब क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। पहली बात तो बेंच, चीफ जस्टिस साहब इस बेंच को इसी तरह आगे ले जा सकते हैं। ये उसी इतराज होते रहेंगे। ये बेंच उस सूरत में टूटेगा जब इस बेंच से खुद कोई माजरत कर ले कि मैं आगे नहीं चल सकता इस बेंच में, फिर बेंच टूटेगा, और जैसे टूटेगा तो दूसरे जज साहबान ऐड हो जाएंगे। 17 होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस, 17 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन इस वक्त 15 हैं क्योंकि 2 जज साहबान की जगह खाली है। ठीक। तो इस 17, अगर फुल कोर्ट बनता है तो वो 15 जज साहबान, जी तमाम जज साहबान 15 हैं इस वक्त। ठीक। तो एक तो यह है कि बेंच यही रहेगा, इसको चीफ जस्टिस साहब तब्दील नहीं करेंगे। तावक्त यह कि इसमें से लोग निकल जाएं, खुद निकल जाएं, खुद नोटिस लेते हुए इसमें से निकल जाएं जज साहबान के हम इसमें नहीं बैठ रहे, हमारे ऊपर एतराज है। लेकिन एतराज तो जैसा चीफ जस्टिस साहब को भी पता था कि इन पे एतराज, ये तो काफी दिनों से मामला चल रहा है ना, जैसे मुताहिर नकवी साहब का और बात, लेकिन उनको डाल दिया बेंच पे, तो वो आज बैठे हुए थे और उनकी तरफ से कोई बात नहीं हुई, तो वो क्यों उठेंगे? वो अगर नहीं उठेंगे तो दूसरे उठेंगे तो दूसरे बेंच बन जाएंगे चीफ जस्टिस साहब के। ये डिवीजन जो सामने नजर आ रही है, ये मुल्क के लिए एक बदकिस्मत वाकया है, लेकिन ऐसा तो कभी होना था कि ये चीजें खुल के सामने आती तो लोगों को पता चलता कि ऐसा भी होता है। और यहां पे दोनों सियासी जमातें जरा ये वाजे करें कि इसमें अवाम किधर है। एक जज आपको नहीं पसंद, एक जज उन्हें नहीं पसंद, तो जो 22 करोड़ अवाम है, क्या उनको हक हासिल है इस बात का कि वो खड़े होकर कहें कि मैं इस जज के सामने मेरा केस ना लगाओ? क्या ये हंगर गेम है? जो मैं कहता हूं ना, ये पावर गेम भी नहीं, हंगर। क्या किसी को इस मुल्क में इजाजत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान छोड़ दें किसी छोटी से छोटी अदालत में, जहां क्या होता है वो हर कोई जानता है? इस मुल्क का हर सुप्रीम कोर्ट में तो पहुंचते ही नहीं है, नीचे की अदालतों में फांसियां लग जाती हैं, जिंदगियां गुजर जाती हैं, नंबर ही नहीं आता। 60 साल, 40 साल, 50 साल के बाद फैसले होते हैं। ठीक है ना? नवाज शरीफ को इंसाफ चाहिए, इमरान खान को इंसाफ चाहिए, जरदारी साहब को इंसाफ चाहिए, और जो सड़कों पे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं उनका क्या बनेगा? तो ये हमारे अकाबरीन इस बात का भी जवाब दें। दूसरी जो बात है वो ये है, काश ये अच्छा वो ये लम्हा आ गया, क्योंकि इसके बाद अब जो अचानक जैसे सबकी आंख खुली है ना कि मुल्क में सादगी होनी चाहिए जी। ओहो, अच्छा, एक एक रात यहां पर जो है वो 2.5 3 करोड़ रुपया एक एक रात पे खर्च होता है इस मुल्क में। ठीक है, कम से कम दरमियानी साइज की पार्टी हो। बात यह है कि ये जो है इसको ये तय इन्होंने कर रहे हैं। इशू ये है कि ये एक तो ये आपका अदालती निजाम बिल्कुल लोगों के सामने अब, लेकिन आखिरी जगह हमारी अदालतें हैं और अदालतों के फैसले हैं। अगर ये अदालतें जो हैं वो फैसला कर जाती हैं किसी भी फरीक के हक में, किसी भी फरीक के हक में, और इस बहरान से निकल जाती हैं अगले चंद दिनों में, तो इसका मतलब है कि मुल्क आपका जमहूरियत की तरफ जा रहा है। जमहूरी अंदाज में इलेक्शंस होंगे जो जमहूरी, और अगर ये जजों की अंदर की तकसीम मजीद बढ़ गई तो इसका मतलब यह है कि फिर उसके बाद कोई आईनी फोरम तय नहीं करेगा फैसला किसने करना है। फिर वो फैसला जो है वो इस तरह से नहीं होगा कि अलामिया आएगा कोई, बल्कि वो इस तरह से होगा, मेरे अजीज हमवतनों, इस तरह फैसला सुनाया जाएगा। बात यह कि यहां पर तय हो, यहां पर इसलिए तमाम सियासतदानों को, सियासी जमातों की जिम्मेदारी नहीं है कि इसको मुतनाज़ ना बनाया जाए, जो भी फैसला आता है अदालत, एक पहली बात तो यह है कि अदालतें खुद इसको या तो बिल्कुल तनाज़े, देखें जो बार काउंसिल हैं और उनकी तरफ से इतराज़ात
आज हो गए हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब पे, मुज़ाहिर नकवी साहब पे, और उसके साथ ही एक रेफरेंस भी शायद फाइल दायर हो जाए, ऑडियोज में। लेकिन ये ज़हन में रखें कि रेफरेंस दायर होने के बावजूद जज केस सुन सकता है, बेंच में बैठ सकता है, रेफरेंस फाइल होने के बावजूद। जी 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 जी, ठीक है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ये वो लंबा चौड़ा चक्कर है। जज उस वक्त तक बेंच में बैठ सकता है जब ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल चल रही हो। एक दूसरा तीसरा वो तो फिर वो उधर से जज की आएगी, अभी और ऑडियोज आ रही हैं, ये वो तो भी, या तो जज साहबान सारे के सारे उसमें कोई भी नहीं बन पाएगा, या ये कि उसको एक तरफ रख देंगे ऑडियोज को सबको, और ये बेंच इसी तरह चलेगा, या ये बेंच उस सूरत में टूटेगा जब इसमें जज साहबान खुद को अलग करें। ठीक है, ठीक, उनको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता कि आप इससे अलग हों जज साहबान को, या यह है कि कोई पार्टी इस बेंच का बाइकआउट नहीं कर सकती। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। ये इतराज है, बिल्कुल मुनासिब है इस पे, मतलब इतराज है अपनी जगह कि फाइज साहब क्यों नहीं है, तारिक मसूद साहब क्यों नहीं, सीनियर जजेस, दो सीनियर जजेस इंतहाई मोतबर, इसमें क्यों नहीं है? ये इतराज है अपनी जगह बजा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है। तावक्त ये कि इसमें से जजेस निकल जाते हैं, फिर उसके बाद क्या वो जज ऐड करते हैं वही फाइज साहब को, तारिक मसूद साहब को, या कोई दूसरे जज ऐड कर लेते हैं, या ये फुल कोर्ट बनता है, या ऐसे ही चलता है। ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये जो बात है कि इंतखाबात की तारीख किसने देनी है, ये तय हो जाएगा जी। और रोजाना की बुनियाद पर समात होगी, यानी काम तेज हो गया है, काम तेज हो गया है। वो काम वैसे उस तरह नहीं है जैसा मैं कह रहा था कि जाएगा आगे पीछे, पता नहीं कब ऐलान होगा। अब ये तेजी के साथ होगा, और मेरा ख्याल है अगले हफ्ते इसको क्लियर हो जाना चाहिए। उन्होंने घड़ी की तरफ भी देखा, टिक 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 घड़ी चल रही है ना, वक्त कम है हमारे पास। अदालत में ऐसा भी हुआ। तो या ये कि सबको भूल के कौन क्या बात कर रहा है, जज साहबान या तो आपस में तय करेंगे, कुछ करेंगे, जैसे करेंगे इसको एक जगह पे जाके लगा देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी एक सवाल उठ गया कि क्या असेंबलियों की तहलील जरूरी थी। अच्छा, यानी ये भी कहीं नुक्ता डिस्कशन में आ सकता है कि क्या असेंबलियां तोड़ी गई तो किसने क्या। अच्छा, परवेज इलाही साहब को देखें, अभी तक सदर नहीं अनाउंस किया ना परवेज इलाही, मुझे नहीं पता मोनस इलाही साहब किधर हैं आजकल। और ये भी आज देखें, ये मैंने कल भी परसों, ये एक हफ्ते से जो मैं बात कह रहा था वही हुआ कि वहां से जेल भरों में गिरफ्तारियां नहीं हुई रहनुमाओं की। उसकी वजह यह है कि उनको अटक में डाल दिया है शाह महमूद कुरैशी को। भाई किसने, मैंने पूछा, मैं कल भी मैंने बात की थी कि मैं इस स्ट्रेटेजी से नहीं कर रहा, क्योंकि और वो जब हुआ तो बाकी उन्होंने कहा कि इनको तो बलूचिस्तान पे भेजने लगे थे। अब परवेज खटक साहब जो हैं, मतलब आप देखें ना उनकी, आप एक आदमी की सेहत होती है एक आदमी का, उसको उनको बलूचिस्तान भेजना था और कहीं मछ जेल और इधर उधर। 90 दिन के लिए पाबंदी लगा दी है सब पे, इनसे मिलेगा नहीं कोई 90 दिन तक, ना शाह महमूद कुरैशी से, ना असद उमर से, ना मुराद राज से, ना आजम स्वाति से 90 दिन तक कोई नहीं मिलेगा। अब उनके बेटे जो हैं गालिबन वो अदालत से रुजू कर रहे हैं कि जी हमें बताया जाए हमारे वालिद किधर हैं। उनके अटक के जो जेल है उसके बाहर वो मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं, लेकिन जेल तो जेल है। इशू ये वो इसीलिए बाकी उन्हें गिरफ्तारी नहीं दी आज। तो जेल भरो तहरीक जो थी आज तो गिरफ्तारियां देनी थी, कल मरी में, सॉरी कल रावलपिंडी में, और रावलपिंडी में जो है वो शेख रशीद साहब हैं, बाकी लोग हैं। अब कल कौन गिरफ्तारियां देता है ये देखना है। डॉक्टर साहब ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आके मजीद। शेख रशीद साहब क्या गिरफ्तारी देंगे? ठीक है सर, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ इन हालात में जो हालात हो रहे हैं, किसी को अटक डाल दिया, किसी को मतलब मटक तो नहीं, वो क्या है मच जी। ठीक है डॉक्टर साहब, वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, क्या इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि असेंबलियां दोबारा से बहाल हो जाएं? नहीं, असेंबलियां कैसे बहाल हो जाएंगी? असेंबलियों का तो बहाल होने को जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है, लेकिन असेंबलियां कैसे बहाल होंगी? क्योंकि वो तो देखें, मुशावरत के हवाले से उन्होंने मुशावरत की हो इमरान खान से या ना की हो, इख्तियार तो वज़ीर आला का है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही जब चंद रोज़ पहले एक अहम तैनाती के हवाले से ये था कि जी नवाज शरीफ साहब से क्यों बात की गई है, तो लेकिन फैसला तो शहबाज शरीफ साहब ने किया ना। मुशावरत तो सबसे कर सकते हैं, पावर वजीर आजम के पास है, वो किसी से पूछे या ना पूछे। अभी वजीर आजम चाहें तो कौमी असेंबली तोड़ देंगे वो वजीर आजम,
किसी की मुशावरत के बगैर कानूनी उनके पास पावर्स हैं। वो अपने इत्तेहादियों से भी नहीं पूछने का उनको कि मैं पूछूंगा सबसे, वो असेंबलियां तोड़ने के लिए भेजेंगे और प्रेसिडेंट बाउंड है कि असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं। तो इसमें तो मुझे नहीं पता कि इसमें असेंबलियां परवेज इलाही साहब ने तोड़ी, लिख के भेजा, और गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं तोड़ी, खुद ब खुद तहलील हो गई। तो आइन तो यही कहता है कि खुद ब खुद तहलील हो जाती है। अच्छा, तो अब ये मामला, दूसरी बात है इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियां बहुत बहुत तेज हैं, अरूज पे हैं। आसिफ जरदारी साहब इस्लामाबाद में, और कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई है। ये हम उनके भी की मुलाकात की तस्वीर भी शायद दिखा दें। उनकी मुलाकात हुई है अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब से। लेकिन उसके अलावा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मौजूद हैं, और उनकी भी मुलाकातें अब यहाँ जाहिर है कि सलाह मशवरे सारे हो रहे हैं। इशू ये है, आप ये देखें कि मुल्क यहाँ जाकर रुक गया है कि क्या इलेक्शंस अप्रैल में होने हैं या मई, जून, जुलाई, अगस्त, आगे पीछे कहीं जाके। अगस्त में हुए थे, 2018 के अगस्त में हुए थे। तो अगस्त में हुए थे तो उससे 3 महीने पहले असेंबलियां डिसॉल्व हो गई थी। तो मुझे नहीं पता कि अब इसमें ये इतना बड़ा कोई मसला है जी। हमारे बिरादर मुल्क तुर्की में बहुत बड़ी यानी क़यामत सोगरा वहाँ पे 43,000 से ज़्यादा सरकारी तौर पर हम, लेकिन वहाँ पे 14 मई को इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं। तो प्रेसिडेंट तैयब उर्दगन ने आज कहा है कि मैं इलेक्शंस को अपने वक्त पे करवाऊंगा। और वहाँ पर एक आप देखें कि वहाँ के जो सियासी रहनुमा है वो हमें एक साथ नजर आए, जो हमने कल भी बात बिल्कुल बिल्कुल सर। वो हमें बिल्कुल जो ओपोनेंट हैं तैयब उर्दगन के, वो इमदादी कामों में इसमें उसमें सारे साथ हैं। तो इसमें इशू ये है सारा कि ये अब रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। अदालतों का फैसला मंजूर करना होगा, इलेक्शन कमीशन को भी और सबको। और इस मुल्क में अदालतों में अगर तकसीम हो गई, मतलब अब ये हम कह नहीं सकते कि हम अदालत का फैसला नहीं मानते, इसमें ये जज था तो हम नहीं मानते। आप जरा तसव्वुर करें ना कि किसी को सजाए मौत हो जाए और वो आदमी कहे कि मैं तो इस जज को मानता ही नहीं था पहले ही दिन से। ऐसे तो नहीं होगा, वो उसको ले जाएंगे और फांसी लगा देंगे। मतलब वो देखें, इशू ये है कि अगर अदालतों के ऊपर भी सवाल उठने लगे, एक फरीक खुश होगा, एक गुस्से में आएगा। दो है ना अदालत, भाई काजी के पास तो 2 पार्टियां जाती हैं ना, या 3 पार्टियां जाती हैं या 10 पार्टियां। तो अगर एक पार्टी के हक में फैसला हो जाएगा तो बाकी तो नाराज होंगे। अब फैसला इमरान खान के हक में होता है या पीडीएम हुकूमत के हक में होता है, एक तो खुश होगा और एक उसमें एक हारेगा। लेकिन अगर उसमें अदालतें ही, मिसाल के तौर पर अदालतें इस दबाव, मैंने कहा ना इसमें जो 2 जज साहिबान जिन पर इतराज हो रहा है, वो जज साहिबान या तो खुद इसको अपने आप को अलग करें, जो कि एक तरह से बात हो भी रही है कि भाई उनकी जायदादों के हवाले से एक डॉक्यूमेंट आ जाइए और ये सारा तो, लेकिन सवाल ये है कि वो खुद हो जाएं तो हो जाएं, वो बाउंड नहीं है कि उनको और चीफ जस्टिस साहब ने ये सारा मामला चल रहा था तो उनके नाम डालें, ठीक है ना। तो वो अगर बैठे हैं तो उनको आप उठा नहीं सकते वहां से, उनके खिलाफ रेफरेंस आ जाए तो भी वो बैठे रहेंगे अपनी जगह जब तक फैसला जुडिशियल कमीशन का, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं बैठ जाती और फैसले नहीं हो जाते पैरेलल। और इसी दौरान फिर किसी दूसरे के खिलाफ रेफरेंस चला जाएगा, फिर तीसरे के खिलाफ चला जाएगा। तो ये देखना है कि अदालतें और हमारे वकला और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बार और बार काउंसिल ये किस तरह से इस पूरे, इंसार है कि पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं, लोग पसंद करते हैं, और पॉलिटिकल एफिलिएशंस होना कोई इशू नहीं होता, जज साहिबान के लेवल पे होता है। वो फैसलों पे असरअंदाज ना हो सकता है कोई जज साहब ये सोच रहे हो या कोई ब्यूरोक्रेट सोच रहा हो कि यार फलाना सियासतदान चाहिए, डजंट मीन कि आपके फैसलों में वो चीज रिफ्लेक्ट होने लगे, वरना तो फिर आपने उस कलम के साथ और अपने ओहदे के साथ नाइंसाफी की। तो ये कल तक क्लियर होगा, कल या परसों तक ये बेंच क्या सूरत इख्तियार करता है। लेकिन जो वो बात हुई ना जिसमें उन्होंने कहा कि वक्त कम है, हमने इसको रोज सुनना है, और अगले पूरे हफ्ता, अगले पूरे हफ्ते के मुकदमात कॉलेज से निकल गए, अगले हफ्ते कुछ नहीं सुना जाएगा, सारा दिन इसकी समाअत होगी। यानी 9 ऑनवर्ड्स, आज वो नैब के केसेस की तरामीम का भी केस लगा हुआ था, वो भी आज उसकी भी मुख्तसर समाअत हुई है। वो हालांकि वो एक रोजाना की बुनियाद पे चल रहा है, उस तमाम मुकदमात अगले हफ्ते के वो कॉल लिस्ट से निकाल दिए हैं। सही। तो इसमें अब ये डिसाइड होने जाए, साथ ही उसके मैं अपनी दोबारा से वो बात दोहराऊंगा कि खान साहब अब भी अगर चाहें तो इस जेल भरों को रोक दें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बाहर जो फैसले हो रहे हैं, जो कि अदालत में जिसमें इनके लोगों को फोकस होकर जाना है, पेश होना है अपना। अब देखें असद उमर साहब को भेज दिया राजनपुर, वो राजनपुर सिंध पंजाब सरहद,
उधर उनको भेज दिया है, उधर शाह महमूद कुरैशी को भेज दिया है। ये परवेज खटक साहब वगैरह ने कहा कि भाई मच भेजने लगे हैं तो वो शायद अरेस्ट ही नहीं हुए। तो जेल भरो तहरीक में कल अब मरी से पिंडी से कल क्या गिरफ्तारियां होंगी, क्या होंगी, ये मेरा ख्याल है कि ये गलत इनको मशवरा दिया है किसी ने कि जेल भरो से। और कारकुन बाहर खड़े हैं, वो बाहर नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि अटक के अंदर तो शाह महमूद कुरैशी साहब को मैंने कहा ना 90 दिन की पाबंदियां लग गई हैं सब पे। अभी 144 में भी गिरफ्तारियां होंगी, बाकी भी गिरफ्तारियां तो पर्चों में। क्या आप समझते हैं कि इसके नतीजे में कोई हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है इस वक्त, जो इस तहरीक नहीं, का आगाज हुआ उसके बाद से हुकूमत पे लेके तो अभी तक? दबाव इस वक्त 2-3 चीजों का है। पहली बात तो ये है कि 17 से 19.5% शरह सूद बढ़ा दी है, 2.5%। IMF के कहने पे ये एक नया बम है, बल्कि न्यूक्लियर, ये पहले ही बम्स गिरे हुए हैं। ये 2.5% का मतलब 17 से 19.5% लोगों ने यानी बैंकों से पैसा लेना बंद कर देना है। कर्जा ले ही लेंगे, वो इतनी ज्यादा सूद पे कैसे वापस करेंगे? पैसे अपने बैंक में रखवा देंगे लोग, कहेंगे बैंक में जमा करवाओ, इसको बाहर ना लगाओ फिलहाल, और पैसा बैंक में रखो ताकि वो, और उसके नतीजे में पूरी मईशत स्लो हो जाती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये कोई हल नहीं होता। और ये आज जो है ये 23 तारीख और 24 तारीख, 23 और 24 फरवरी, ये दिन जो है ये इसलिए अहम है कि ये 1 साल मुकम्मल हो रहा है यूक्रेन हमले पे। सर वो यूक्रेन ले लेते हैं डॉक्टर, वापस आके बात। और यहां पर पाकिस्तान के बारे में अब ये बात इंतहाई संजीदगी से दुनिया इसको डिस्कस कर रही है कि इनके यहां ये मैन मेड बहरान, मैन मेड, यानी ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि तुर्की की तरह या जैसे पेंडेमिक आ गया था, ऐसा नहीं, खुद मैन मेड। ये श्रीलंका का ये कुदरती आफत है, ये उन्होंने किया है ना अपना सत्यानाश मुल्क का, तो ये क्या खुद कर रहे हैं जान के? ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक से वापस आके जानते हैं मजीद आपसे। नाजरीन यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ बहरान दर बहरान दर बहरान। ठीक, ब्रेक नाजरीन। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, जेल भरो तहरीक को लेकर आपके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, लेकिन क्या खान साहब की जो मजमूई हिकमत अमली है वो अब तक कामयाब रही? ये जेल भरो तहरीक पे तो वो आज हुआ है वही कि वो गिरफ्तारियां नहीं उतनी हो सकती हो रही, लेकिन मजमूई जो प्लानिंग है वो तो यही है ना कि हुकूमत को दबाव में रखा जाए और इनको चलने ना दिया जाए। तो वो तो हुकूमत, मतलब मेरा ख्याल है कि अगर उनको इसके कोई 10% या 20% कामयाबी के इम्कान थे तो वो उससे बढ़ के कोई 99.9, क्योंकि हुकूमत मुकम्मल तौर पे जमूत और रियासती निज़ाम पूरा जमूत का शिकार है। इमरान खान साहब उसको पैरालाइज करने में कामयाब है अब तक, वो निकल नहीं पा रहे इससे, वो इससे निकल नहीं पा रहे। और वो देखें, इसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जिसमें मौजूद हैं इस काबीना में, वो इसमें है ही नहीं। आप देखें इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी वो मुख्तलिफ आलमी फोरम में शरीक हो रहे हैं। आप शहरी रहमान को देखें, वो क्लाइमेट चेंज और बाकी सारे जो अपने उनके, आप उसमें उनकी जो कारकर्दगी और बातें सारी उन पे देखें। फिर आप हिना रब्बानी खर साहबा को देखें, बाकी वो इस रॉलर अप्पे से उन्होंने दूर किया हुआ है। इसमें पड़ी हुई है मुस्लिम लीग नून, ठीक है। कभी आज वो साबिर शाह साहब बड़े मरकजी रहनुमा, उन्होंने भी इतराज कर दिया क़यादत के ऊपर। कभी शाहिद खान अब्बासी साहब फिर वापस आते हैं, फिर उसके बाद मरीम नवाज साहबा का मुकम्मल चूंकि बयानी है इमरान खान, अच्छा वो इमरान खान उसके बाद आ जाते हैं, फौरन खिताब करते हैं, उनका खिताब खत्म होता है, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों ये देखो ये ठुस। अच्छा वो हुकूमत मुकम्मल अब वो जजों पे हो गया। देखिए ना, अब मुझे आप ये बताएं कि ये मुल्क कैसे चल सकता है? यहां तो हर शख्स किसी ना किसी के बाकियात, ये इमरान खान ने तो नहीं जज लगाए थे ना, ये इजाजुल हसन साहब को इमरान खान साहब ने तो नहीं अपॉइंट किया था ना उनकी फेवर में, मतलब उनकी फेवर में होना एक अलग बात है, मगर अपॉइंट तो नहीं किया था। वो कह रही है वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए थे। अब मसला ये है कि इस तरह तो फाइज ईसा साहब ने कल साइफर को उड़ा दिया, भाई फाइज ईसा साहब ने साइफर को उड़ा दिया और वो जो उनके पास उसके ऊपर कोई इतराज नहीं किया पीटीए। मैं यहां पर कह रहा हूं कि आपको मानना पड़ेगा, या फिर आप पहले चले जाएंगे कहां से जज अपॉइंट होते थे, क्या असूल बने थे, कहां पे जाएंगे, मुझे नहीं पता ये मामला कहां जाकर रुकेगा। या ये है कि जो असल बात यह है कि आइन और कानून से हम अगर हट गए इस वक्त तो मामला खराब हो जाएगा, इतराज होता रहेगा। या तो खुद हटेंगे जज साहिबान, या ये है कि जज साहिबान रहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर आला अदलिया को भी इस वक्त मुतनाज़े बनाने मैं की वही कह कोशिश नहीं, मुतनाज़े तो देखिए इस वक्त जो कुछ है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। अगर कहीं फैसले हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ही हो रहे हैं ना। वैसे तो अदालती इस्लाहात कब से ये हमारे लोग करें ना पार्लियामेंट के अंदर,
ये क्यों नहीं करते कानून साजी अदालत के ऊपर? अदालती इस्लाहत तो कितनी आपके पास जेलें कम हैं, कहीं खाली पड़ी हैं, कहीं वो 5,000 की जगह 50,000 घुसे हुए हैं वहां पे, कहीं वो एक मतलब होता है ना, जल्दी फैसले होते नहीं है मामला। तो अब ये है कि अब इसको जल्द से जल्द करके, वो कहते हैं ना इसमें आज की समाज में कई कट्टे खुल गए और कई कट्टे खुल गए और इधर से अब ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। इलेक्शन कमीशन ने सदर को तो जवाब नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। तो वो वजूहात बयान करेंगे आके। और ये भी देखना होगा, देखें सुप्रीम कोर्ट के आज थोड़ी सी वहां पे ये भी तासुर था कि ये इलेक्शन कमीशन ने पहले सर माइंड कैसे मेकअप कर लिया सदर की तरफ से ऐलान होने से पहले 90 दिन का। ये ऐलान होता ही नहीं होता, वो पहले से माइंड मेकअप करके बैठे हुए थे। उन्होंने पहले खत लिख दिए सबको। मतलब आपसे कोई कहेगा तो आप खत लिखेंगे ना कि हम जी गए थे, ऐलान हो गया, या हमने अब कोशिश की, पूछा हमने, तो इलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब इलेक्शन की तारीख होने से पहले ही वो सारे खत लिख के इधर उधर दाएं, भाई इलेक्शन तो नहीं हो सकता। तो ये भी वो एक वहां पे एक वकील, हाँ, एक दो वकीलों से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी ये भी एक पॉइंट है जो आगे आने वाले दिन में सोच सकता है। जो भी हो, ये जल्दी हो, मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो, इख्तलाफात को खत्म करें और ये आईनी और कानूनी तौर पे ही मामला हल हों, ऐसे ही होने चाहिए। क्योंकि इससे हटके कुछ मामला ना मुल्क बर्दाश्त कर सकता है, ना दुनिया बर्दाश्त कर सकती है, ना कोई एक्सपेरिमेंट। ये जो भी कुछ हो, ये अदालत का फैसला सबको काबिल कबूल हो, अदालत उसको करवाएगी इम्प्लीमेंट, बहुत शुक्रिया जो भी फैसला हो जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी। डॉक्टर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।